Okay, so we were discussing magnetic compass, and we had come about talking. We had come to talking about the Earth's magnetism. So, do we remember that Earth is acting as a magnet? Basically, a spherical shape of the Earth. We are considering a magnetic dipole at the center, which is the net effect. ऐसा नहीं कि भीतर में मैग्नेट है. मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मानते हैं कि भीतर में एक मैग्नेटिक डाइपोल है. अपूर्वा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल? अपूर्वा, अपूर्व, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? डोंट टेक टाइम, रिस्पॉन्ड. या तो बोलो हाँ या ना. नहीं सुनाई पड़ रहा है. Bring the microphone closer to your mouth and speak. Mukul, Mukul Gaur. Yes, sir. What is magnetic dipole? सर कोई भी सब्सटेंस जिसमें सर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो एक साइड नॉर्थ बनाएगा तो उस साइड अपोजिट में साउथ बन जाता है, क्योंकि एक साइड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उस साइड प्रोटॉन्स बन जाएंगे उसी अगेंस्ट. तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन फ्लो करती है, उसी को मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे. नेगेटिव. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और चार्जेस की बात कर रहे हैं, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रिक बिहेवियर होती है. लेकिन उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है. इलेक्ट्रो चार्जेस के मोशन से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं. दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों साथ रहती है, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में करंट नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में करंट लगेगा. आई बात समझ में थोड़ी सी? तो जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके आसपास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है. लेकिन जब वो मूव करना शुरू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है, विच इज 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. जाते हैं, छोड़ देते हैं उस बात को. बट मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट वी आर सेइंग कि इफ देयर इज अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, एक नॉर्थ एक साउथ, so we call it magnetic dipole. So within the earth we can consider to be having an imaginary dipole which is aligned with the or something closer to the geographical axis of the earth. We'll go to the board to talk about this. Wait a second, let me set up the camera. Board visible? बोर्ड दिख रहा है? यार जवाब नहीं देते हो आप लोग. हाँ तो ऐसा बोलो ना. ओके गुड. यस सर. So what we said, if there is earth, कहाँ है earth? सर चलेगा आज तब ना. नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आवाज देर बाद अच्छा, आती है थोड़ी. okay. So there is earth and we can consider to be having a magnetic dipole at the center of the earth.
which is little away from the true north and true south. जो अर्थ का एक्चुअल एक्सिस है उससे थोड़ा सा अलग होता है. It is offset from there. So this one is known as magnetic north or magnetic north pole. This one is known as magnetic south pole. In this, the red end or the red pole of the dipole is at the southern part. The blue pole is here on the northern part. We already know now that there are magnetic lines of forces which emanate from the red pole, and there is a continuous loop which goes from here and enters the south pole or the blue pole. So in this dipole, there are magnetic lines of forces passing like this. They don't intersect. They don't intersect with each other. They are always kind of parallel. So at this place, north, and at this place, sorry, south and north, at the poles, these lines of forces are vertical, is it or not? Yes. Yes, sir. अगर हम ये रेफरेंस ले हॉरिजॉन्टल का, तो इस हॉरिजॉन्टल से यहाँ से वर्टिकली एंटर कर रहा है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एंटरिंग वर्टिकली डाउन, and here they are coming out vertically out. Is that correct? When they are doing this at this place, they are vertical no longer but horizontal. है या नहीं? यहाँ पे magnetic lines of forces are parallel to the ground. Are they or not? Yes, sir. All right. So अर्थ का एक ज्योग्राफी है जिसमें हमने देखा कि ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है. तो अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस, अर्थ का जियोग्राफिक इक्वेटर, अर्थ के जियोग्राफिक मेरिडियंस. सही है? इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. Okay. So because there is a geographic structure of the earth, or as we represent it, there is north pole or true north pole and true south pole. There is equator and there are meridians. This is the geographic situation of the earth. But apart from that, what we have seen, that there is a magnet inside, what we call the magnetic dipole. There is this south pole here, sorry, on the southern part there is a red pole, and on this north side there is a blue pole. Green है लेकिन blue मान के चलिए उसको. So wherever these lines of forces are vertical, wherever these lines of forces are vertical, these are called magnetic north pole and magnetic south pole. So this is there,
as we have seen that these lines of forces are parallel at some place. Wherever they are parallel to the ground, all the points on the earth where the lines of forces are parallel are considered an imaginary line. अगर हम करेंगे तो these are called magnetic equator. Just wait a second. One second, please. Yes. So where we have this, all the lines, points where the magnetic lines of forces are parallel to the ground are referred to as magnetic equator. And the imaginary lines joining the magnetic poles, north and south, they are termed as magnetic meridian. तो अर्थ के ज्योग्राफी के हिसाब से मैग्नेटिक ज्योग्राफी समझ में आ गई? Are we good in understanding what is magnetic pole, what is magnetic equator, and what is magnetic meridian? Is it okay? Yes, sir. Repeating again, wherever the magnetic lines of forces are vertical with respect to ground, ये जमीन है मेरे सामने, अगर magnetic lines of forces are vertical here, this is the equator, this is the pole. If the magnetic lines of forces are horizontal here, parallel to the ground, that means this is equator. And the lines, imaginary lines joining the two poles, magnetic south pole and north pole, will be called magnetic meridian. So we will take the case magnetic north pole, magnetic south pole. So the line joining these are magnetic equator, magnetic meridian. But we have this true north and true south. We also have a meridian which is connecting them together like this. So the angle that it is subtended between the two, what two? एक ट्रू नॉर्थ के ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक पोल्स का मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल वी कॉल दिस एज वेरिएशन. So the difference or angle subtended between true meridian and magnetic meridian is called variation. If we have a magnetic compass, the magnetic compass will lie
in line with the magnetic meridian. Sorry, यहाँ कहाँ मैं दिखा रहा हूँ, उल्टा दिखा रहा हूँ. It will lie with respect to magnetic meridian only. It will align itself with the magnetic meridian, where the red pole will be towards the north end and the blue pole will be towards the south end. Why? Because here we have the red pole and here we have the blue pole. So naturally, interaction between two magnets, earth magnet and the compass magnet, will be such that opposite poles will be aligned with each other. So is this situation clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. So this needs to be understood that our magnetic compass always points towards north. Magnetic north, not the gyro north, or sorry, not the true north. तो अगर हम जो नेविगेशन करते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ से करते हैं, ट्रू नॉर्थ से करते हैं नेविगेशन, True north, sir. ट्रू नॉर्थ से. दैट मीन्स अगर मेरा जायरो कंपास सॉरी मैग्नेटिक कंपास 00 डिग्री बोल रहा है, तो एम आई गोइंग टू रीच हियर एट द ट्रू नॉर्थ? No, sir. No. Very good. Why? Because if I do 00, I end up here on the magnetic north pole. But I have to reach by 000, जो चार्ट में 0 डिग्री है, वो हमारे यहां से रेफरेंस लेता है ट्रू नॉर्थ से. तो अगर मुझको यहाँ पहुंचना है 00 करके, तो मुझको इतना ऐड करना पड़ेगा कि मैं ज्यादा देख करके चलूं. दैट मीन्स बाय दिस compass I need to do something else, not 000, but I need to do something else to reach here. कितना? I'll have to add or subtract with the Variation. magnetic heading. The variation should be added or subtracted to the magnetic compass heading. So wherever it is heading in this condition, this one is also referred to as compass north. Compass north. जहां पे ये दिखाता है वो कंपास का नॉर्थ है, और वेरिएशन को हमें कंपास नॉर्थ के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा टू शो दिस, टू गेट टू द जियोग्राफिक नॉर्थ. Now variation can be either easterly or westerly. श्री कंपास तो सर अर्थ के वो अपने शिप के उसके वजह से होता है ना, शिप के मैग्नेटिज्म की वजह से. नहीं, दो कंडीशन है, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं. एक ट्रू नॉर्थ है, मेरा कंपास इधर को दिखाता है क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ वहां है, तो मेरा कंपास इधर दिखाएगा. जायरो ट्रू नॉर्थ यहाँ है, मेरा कंपास उधर को दिखाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है. यह बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच में ओरिएंटेशन में जो अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस था और मैग्नेटिक एक्सिस था, दोनों में फर्क है. यस सर. उसको बोलते हैं वेरिएशन. अब ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा जो मैग्नेटिक कंपास था, व्हाई वाज इट पॉइंटिंग हियर? बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि इस लाइन में है. है ना? अगर मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट रख दो तो इधर या इधर हो जाएगा या नहीं? इस मैग्नेटिक निडल पे अगर बगल में मैं मैग्नेट रख दूं तो ये इधर उधर हो जाएगा या नहीं? यस सर. That is because of ship's magnetism called deviation. Yes sir. We have already seen that
iron can be magnetized? Yes, sir. How it can be magnetized? By placing a piece of iron in a magnetic field. Yes, sir. Earth already is a magnetic field. It is having a magnetic field and the ship is an iron. So is there this iron which is in the Earth's magnetic field? Yes, sir. So is there a chance that the ship is getting magnetized? Yes. This magnetism of the Earth can be either permanent magnetism or induced magnetism. Is that possibility? Yes, sir. So permanent magnetism of the ship will affect the needle, क्योंकि needle is nothing but a suspended magnet. हिलने के लिए suspended है तो it is free to move. So it was in the absence of any influence, magnetic influence around the magnetic needle, it is aligned with the lines of forces of the Earth's magnetic field. But if there is a magnet here, it will push it like this or maybe attract it like this, depending on the polarity of the magnet, disturbing force. Yes. So we are going to study all that. जो difference है magnetic meridian और true meridian के बीच में, that is known as variation. और जो ship के magnetism के चलते further error introduce होती है, that is called deviation. तो मैग्नेटिक कंपास से स्टीयर करने के लिए हमें दो दो करेक्शन लगानी पड़ती है, एक तो वेरिएशन और दूसरा डेविएशन. सर जो वेरिएशन बस मैग्नेटिक कंपास में दिखेगा वो अपना कंपास हेडिंग होगा ना? कम अगेन. मैग्नेटिक कंपास में जो दिखेगी हेडिंग वो कंपास होगी ना सर? हाँ, कंपास तो होगी, लेकिन मान लीजिए मुझको नॉर्थ पोल जाना है, मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है, मैं कंपास देके 0-0 स्टीयर करता हूं, तो मैं नॉर्थ पोल पहुंचूंगा? नो सर. मैं पहुंचूंगा नॉर्थ पोल, लेकिन वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पहुंच जाऊंगा, जियोग्राफिक वहां पे, ठीक है ना? तो मुझको जियोग्राफिक नॉर्थ अगर पहुंचना है तो मुझको थोड़ा सा चेंज करना होगा, 005 चलूंगा अगर मैग्नेटिक कंपास पे तो वहां पहुंचूंगा. यस सर. या 355 करूंगा तो मैं जियोग्राफिक नॉर्थ पहुंचूंगा. क्यों? क्योंकि 5 डिग्री का वेरिएशन है. तो 5 डिग्री का वेरिएशन is applied on the compass course in order to reach the geographic north. So if I want to reach the geographic north by compass, I need to steer either 005 or 355 depending on whether the variation is easterly or westerly. Yes. Now what is the meaning of easterly or westerly? Agar this is the true meridian, if the magnetic meridian is west of this true meridian, so error is westerly or variation is westerly high. If the magnetic meridian is on east of the true meridian, then it is easterly error or easterly variation. If the variation is westerly, kind of error is westerly, the compass should be reading higher than the true. मुझको 000 जाना है, 5 डिग्री का वेस्टर्ली एरर है और वेस्टर्ली वेरिएशन है. I should be steering 005 in order to reach 000. अगर 000 नॉर्थ पहुंचना है मुझको, वेरिएशन 5 डिग्री वेस्ट था, तो द कंपास शुड बी स्टीयर्ड, I mean
we should be steering by compass at 005 degrees, then we will reach 000 true north. If this 5 degree was easterly, less error east, gyro least. least. So if I want to reach 000, gyro should be reading 355, less than 000. So if the variation is easterly, by compass I should be steering 355 in order to reach 000. सब ऊपर से उड़ रहा है सबके? गौतम कुमार पंडित, गौतम यस सर। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। यस सर। हाँ, ये सब चीजें हैं, ये सब कॉन्सेप्ट की चीजें, दिस डज नॉट कम इन वन गो। आप इस अगर सोचेंगे कि क्लास में एक बार बता लें और सब समझ में आ जाएगा, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वी हैव टू रीविजिट अगेन एंड अगेन। टॉपिक को हमें 2-3-4 बार पढ़ना पड़ता है, तो दिमाग की बत्ती धीरे धीरे जलती है। And this is not only with you, it is with me also, any human mind, normal, like you and I. तो हमें एक चीज को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और उससे तब इमेज क्रिएट होती है और फिर समझ में आना शुरू होता है। तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। You must do it again and again, at least for 3-4 times. So we talked about variation. We also talked little bit about deviation. Deviation happens because of ship's magnetism. जो स्टील का जहाज बना हुआ है, इस स्टील के जहाज में there are hard iron, there are soft irons also. हार्ड आयरन जो एक बार परमानेंट बन गई मैग्नेट, तो बन गई लाइफ फॉर द लाइफ ऑफ द शिप। जब तक 20-25-30 साल जहाज रहेगा, तब तक वो शिप का मैग्नेटिज्म, जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है हार्ड आयरन का, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हमारे घर में एक फ्रिज था, फ्रिज के ऊपर में मम्मी ने एक छोटा सा पीस चिपकाया था। वो देखा है, डेकोरेटिव पीस होता है, चिपका देते हैं उसके दरवाजे पे, फ्रिज के दरवाजे पे, देखा है? यस सर। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, वो मैग्नेट अभी भी चिपका हुआ है वहां मम्मी के पास। इतना बड़ा था जब मैं देख रहा था उसको, आज 40-50 साल हो गया, वो अभी भी चिपका हुआ है। दैट परमानेंट मैग्नेट हैज रिमेन्ड परमानेंट और अभी भी चिपका हुआ है उस फ्रिज पे। सिमिलरली द शिप्स परमानेंट मैग्नेटिज्म, वंस इट वाज गेटिंग बिल्ट, तो जो परमानेंट मैग्नेट बन गई, वो पूरे लाइफ ऑफ द शिप रहती है वैसे की वैसे। और जब परमानेंट मैग्नेट बनी है, तो एक एंड नॉर्थ होगा, एक एंड साउथ होगा, या एक एंड रेड होगा, दूसरा एंड ब्लू होगा, और उसके ब्लू और रेड की ओरिएंटेशन वैसे ही मेंटेन रहती। जबकि सॉफ्ट आयरन, when it is placed in a magnetic field, it will become magnet. But how? कल हमने देखा था, या लास्ट क्लास में हमने देखा था, that if the earth's magnetic field is like this, इसमें अगर हमने एक पीस ऑफ मटेरियल को यूं रखा, तो इसमें मैग्नेटिज्म, या हमने एक मटेरियल को यूं रखा, इसमें मैग्नेटिज्म, और एक हमने यूं रखा, इन 3 केस में 1, 2 एंड 3, कैसा मैग्नेटाइजेशन होगा? व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन 1, 2 एंड 3 केस? सर 1 में सबसे कम होगा, 3 में थोड़ा ज्यादा होगा, 2 में सबसे ज्यादा होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उल्टा उल्टा।
हमने कॉस ये अपना फंक्शन डिपेंड तो बोला था। मैग्नेटिक। हाँ सर। हेलो, क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा बिल्कुल भी। वो तो फिक्स है ना, वो तो अर्थ का मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, मान लिया ये अर्थ का फील्ड है ना, हाँ ये सर। तो फिक्स है। अब इसमें अगर ऐसे रखेंगे तो cos 0 डिग्री हुआ या नहीं, हाँ सर। दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे cos 0 पे मैक्सिमम होगा या नहीं, जितना भी इंटेंसिटी हो, जो भी मटेरियल हो, इन सब कांस्टेंट प्रॉपर्टीज के चलते मैक्सिमम इंडक्शन होगा या नहीं। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0। तो नील हो जाएगा। यहाँ पे cos 40 डिग्री तो होगा कि नहीं इंटरमीडिएट। यस सर। सो अगर जहाज सीइंग द सेम सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि एक जहाज है जो नॉर्थ का कोर्स कर रही है और उसमें एक क्रेन का बूम लगा हुआ है, क्रेन ऐसे है, तो इस केस में जहाज जब इधर को जा रही है तो वही क्रेन इस केस में, वही जहाज इस कोर्स पे जा रही है, वही क्रेन का बूम इस केस में, तीनों में अलग अलग इंडक्शन होगा या नहीं। हाँ सर। जो यहाँ पे कंपास था, कंपास इधर को दिखाना चाहिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, ताकि ये बताए इतना डिग्री, ये बताए 0 डिग्री, ये बताए 90 डिग्री, 090 डिग्री कोर्स बताएगा। अगर ये यहाँ पे होती और जहाज इधर को जा रहा होता तो 090 बताना चाहिए था, 000, 045, 0450 बताना चाहिए था कोर्स। हाँ सर। लेकिन इस केस में ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था वो यहाँ पे, चूंकि इधर में ये नॉर्थ डेप्थ बन जाएगा, ये ब्लू बन जाएगा, दिस वन विल बी मैग्नेटाइज्ड एज ब्लू पोल। सॉफ्ट आयरन है ना, यस सर। तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होगी तो ये ब्लू बन जाएगा या नहीं। हाँ सर। तो इस केस में ये जो है इसका रेड एंड, अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, उसके ऊपर बाद में आएंगे। सिर्फ ये अभी समझ लीजिए कि जब ये अलग अलग मैग्नेटाइज होएगा तो कंपास के ऊपर सबका इफेक्ट अलग अलग होना चाहिए या नहीं। क्योंकि कंपास के यस बगल में सर हमने होना मैग्नेट चाहिए। रख दिया है, कंपास के बगल में अलग अलग मैग्नेट रख दिया, जहाज का मैग्नेटिक मटेरियल इज नियर द कंपास, सो इन सब का असर इन सब के ऊपर पड़ेगा, कंपास के ऊपर पड़ेगा या नहीं। यस सर। So what is the meaning of saying this is that deviations keep on changing, जहाज इस कोर्स पे होगा, इस कोर्स पे होगा, इस कोर्स पे होगा, अलग अलग हेडिंग पे डेविएशंस अलग अलग हो जाती है, अलग अलग कोर्सेज पे मैग्नेटाइजेशन सॉफ्ट आयरन में अलग अलग होगा। इसलिए जो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर में इफेक्ट है बिकॉज ऑफ लोकल मैग्नेटिज्म, that will keep on changing, and so how much it is affected will also keep on changing. Are we good? यस सर। Yes, sir. Okay, so this is the concept. एक और चीज जो समझने की बात है, coming back to the earth's magnetism, here is the earth, here is the magnetic dipole, here are the lines of forces,
as we have seen already, perpendicular and horizontal at this place. On equator, it is horizontal, and on the poles, magnetic lines of forces are vertical. तो बीच में यहाँ पे दोनों के बीच की वैल्यू होगी या नहीं? जब 0 से 90 पे जा रहा है तो बीच में दोनों के बीच की वैल्यू होगी. यस सर. दैट मीन्स यहाँ पे ये झुक रहा है, हॉरिजॉन्टल से झुक रहा है, मतलब यहाँ पे ये एंगल बन रही है. पिक्चर समझ में नहीं आया? What we said, that here is the earth, here is this horizontal, here is this horizontal, here is this horizontal. यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे, हॉरिजॉन्टल हेयर, वर्टिकल हेयर. यहाँ पे कुछ इस एंगल पे आ रहा होगा या नहीं? क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगी कि नहीं, हॉरिजॉन्टल के और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में? नहीं समझ में आया? ठीक है, we go on the screen to see this. Okay, let me find out the file first. Let me open the file. Second mates, magnetic compass. Welcome back. Share. स्क्रीन शेयर हो गई? Yes, sir. Okay, so magnetic field of the earth. Just read. अब जो पढ़ रहे हो वो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं. थोड़ी बहुत जो डिस्कशन करी है हमने उसमें कुछ समझ आना चाहिए, कुछ नहीं भी आएगा, नो इश्यूज. तो जो नहीं समझ में आएगा वो जरूर पूछिएगा मेरे से. Just read on. The red end is the north pole. Why? Because it is seeking the north. Red pole जो है वो north, geographic north की तरफ direct होता है, इसलिए उसको north pole बोलते हैं हम लोग. Otherwise, by color, it is represented as blue pole and red pole. Next. Can you see the dipole here? Yes, sir. Yes, sir. In this, there is this red pole at the bottom and blue pole at the top part. रेड पोल से लाइन निकलती है और ब्लू पोल में लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करती है, एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस डायरेक्शन.
what I was trying to say, that with respect to the horizontal, is it also horizontal at the equator? The lines of forces, are they horizontal or not at equator? Yes, sir. But at this place, if you see, is it at an angle here? Yes, sir. At this point, is it vertical? Yes, sir. So on equator, the lines of forces are horizontal to ground. At poles, they are vertical. At any intermediate latitude, it is inclined on the surface of the earth, like the case we have seen here. जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक जाएंगे ये इंक्लाइन कम होगा, जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे वो इंक्लाइन बढ़ता जाएगा. This inclination is called angle of dip. तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है इसलिए एंगल दोनों के बीच में कितना है? Left side orange lines. What is the angle between the two? Sir, 0 degree. So at equator, the angle of dip is 0 degree. On the other hand, at the poles, what is the angle between the lines of forces and horizontal? 90 degree, sir. That means angle of dip at the pole is 90 degree perpendicular. perpendicular, 90 degree. Correct. And on any intermediate latitudes, angle of dip will not be 0, will not be 90, because that happens only on the poles and equator. At any other place, the angle of dip is different, not 90 degree, not 0 degree. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर पे तो हॉरिजॉन्टल है, एंगल ऑफ डिप 0 है, पर थोड़ा सा लैटिट्यूड में ऊपर चढ़े तो एंगल ऑफ डिप थोड़ा सा बढ़ गया, और लैटिट्यूड में ऊपर गए तो एंगल ऑफ डिप और बढ़ गया, और लैटिट्यूड में ऊपर गए तो एंगल ऑफ डिप और बढ़ गया. जब पोल पे पहुंचे तो 90 डिग्री 90 degree हो गया. Very good. Sorry. So that is the angle of dip. इसका क्या inclination है? What is the, not inclination, what is the implication of this? That if there are magnetic lines of forces like this, compass will align like this. If the lines of forces are like this, the compass will align like this. If the lines of forces are like this, the compass will align itself like this. Chunki magnetic needle has its own lines of forces, Earth has its own lines of forces,
So these lines of forces will interact and they will try to remain parallel to each other. Talking about that, if we were talking about the poles, the lines of forces were vertical, right? Yes, Correct? sir. अगर यहाँ पे हम पोल पे एक मैग्नेटिक निडल रखें तो कैसे ओरिएंट होगा? वर्टिकल, जमीन के भीतर देखता हुआ, इनटू द ग्राउंड. If we keep it here on the poles, sorry, on the equator, magnetic lines of force like this, needle will be horizontal like this. So एक magnetic needle is going to be aligning itself with the magnetic lines of forces. जहां पे horizontal होगा lines of force, वहां पे compass needle will be horizontal. जहां पे lines of forces are vertical, वहां पे magnetic needle will also be vertical. So on some intermediate latitude where the lines of forces are like this, the magnetic needle will be aligned like this into the ground looking at some angle. पोल पे एकदम वर्टिकल होकर के, यहाँ पे इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल. What is the meaning of saying all this? What we just talked about is that if we have a magnetic needle, red pole on the top, on the equator it will be like this, parallel to the ground. ये ग्राउंड पैरेलल है, उसके पैरेलल होगा इक्वेटर पे. जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर चढ़ेंगे, ये ऐसे सेटल होगा, लुकिंग इनटू द ग्राउंड. और ऊपर जाएंगे और लुकिंग इनटू द ग्राउंड. और पोल पे पहुंचेंगे तो नीचे की तरफ फेस करता हूँ. वर्टिकली डाउनवर्ड्स. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ब्लू पोल है अर्थ का, और ब्लू पोल की तरफ इसका रेड पोल जो है वो अट्रैक्ट होता है, तो एकदम वर्टिकल होगा. पोल पे ये मैग्नेटिक निडल वर्टिकली खड़ा होएगा ऐसे. जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में नीचे उतरेंगे, ये ऐसे आता जाएगा, और इक्वेटर पे पैरेलल टू द सरफेस. पैरेलल टू द सरफेस. जैसे हम साउथ में जाते जाएंगे, ये जमीन के ऊपर 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 ऊपर, और यहाँ पे अगेन वर्टिकल, बट इसका ब्लू एंड the red end of the earth's magnetic field is here, so blue की तरफ, sorry, इसके red की तरफ इसका blue will be attracted, so it will be like this. So how the spin magnetic needle will settle down is like this, at the south pole, coming like this at the equator, and like this at the north pole. Understood? समझ में आई बात? यस सर. जी बोलो बोलो, पकड़ में आया कुछ? दिव्या? हाँ सर, जैसे उसके पास जाएगा वैसे वैसे वो सर, आ गया. अर्थ की तरफ फेस करने लगेगा. यस. तो वो हमेशा जो स्पिन
मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ अलाइन करता चलता है। इक्वेटर पे ऐसे, नॉर्थ पोल पे ऐसे, इक्वेटर पे ऐसे, साउथ पोल पे ऐसे। तो we are faced with a situation. Do we want our compass needle to be like this here at 80 degree north, or we just want it parallel to the ground? कि भाई north खाली बता दो, नीचे ऊपर क्या कर रहे हो, आसमान और जमीन क्या दिखा रहे हो? When we are sailing, are we interested in up and down or only left and right? Left, right. Left and right. So compass card is made in such a way कि वो टिप ना करे, पैरेलल ही रहे, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल। तो कंपास कार्ड का कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं मैग्नेटिक कंपास का, ताकि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड रहे। That being said, the red end of the compass needle is pointing to the north, और इसी से हमें नॉर्थ का पता चलता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का पता चलता है। तो when it is like this, तो ये नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि the lines of forces are aligned like this, तो इसमें एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल हुआ, एक वर्टिकल हुआ या नहीं? A vector can be broken down into two components, sine component, cos component, correct? नहीं समझ में आया? सर थोड़ा हैवी हो गया। हेवी हो रहा है थोड़ा। ओके, वी रिलैक्स। दिस टॉपिक इज लिटिल हेवी, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। What I will suggest that read through the notes that is given before coming to the class. It will definitely help you. जैसे अभी निकल गया ना मुंह से कि ज्यादा हैवी हो रहा है, ये इतना हैवी नहीं लगता अगर थोड़ा सा पढ़ के आते आप पहले से। So nonetheless, we will go to the board. We see one last point about this inclination. जो dip है, angle of dip, उसके बारे में we just talk about little bit. तो हम पुराने अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, जो हमने पहले देखा हुआ है चीजों को। When we were doing Doppler log, so was this the V? And did we have this as V cos alpha? And perpendicular to that, there was this V sin alpha. Is it okay or not? Doppler log में पढ़ा था तो याद है Doppler log? यस सर। In this case, this V is broken down into two components which are perpendicular to each other, correct? Similarly, यस सर। as we have seen at poles, the magnetic lines of forces are vertical. At equator, the magnetic lines of forces are horizontal. At any intermediate latitude, it is having some kind of angle, right? So let us say in Yes, north latitude somewhere here, is it going to be like this, inclined at an angle? So if we see the horizontal, the lines of forces are like this, inclined at an angle.
with respect to horizontal, there is angle of dip. This is the angle of dip. In this case, these lines of forces can be broken down into two components. One is horizontal components known as H, and there is vertical components known as Z component. This is the total Earth's magnetic field P. At some intermediate latitude, it will be inclined, which can be broken down into Z and H, the horizontal component and vertical component. At that intermediate latitude, the compass needle will be settling like this, with the red end like this, if it is in north latitude. So if this is P, an angle of dip, let us say it is angle is alpha. So what is the value of this H and what is the value of Z? क्या होना चाहिए? H is equal to T cos alpha and Z is equal to T sin alpha. Very good. So T cos alpha and this one is T sin alpha. So these are the values of H and Z. Remember that we don't want the compass to be dipping down. We want only in this direction. वो north की तरफ बताए. So we have construction to neutralize this ताकि spin axis ऐसा ना हो जाए वो horizontal ही रहे. लेकिन horizontal के साथ इधर को क्यों देखेगा? Because of H. Why a compass needle is pointing towards the north is because of the horizontal component. Z component के चलते वो नीचे हो जाता है, यहाँ ऊपर होता है. H component के चलते वो north की तरफ बताता है. So it is pointing to north because of H. Because of Z, it will dip down. North में नीचे की तरफ, south में ऊपर की तरफ. So with this, we terminate the class. I will once again advise you to read through the notes given to you. चाहे कुछ भी समझ में ना आए, it is all right अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, but एक नजर जरूर मारिए. Know the terms and words which are used there. If you are not understanding, it is all right. अगर पढ़ के आएंगे तो ये सब समझ में आएगा आसानी. ठीक है? So with this, we terminate the class. कुछ अगर पूछना है तो I am up for any questions. Any questions, please? No, sir. अभी कौन आवेल मुझे मार कौन करेगा? ठीक है, चलो, bye bye. We meet in the next class. We discuss it further. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. चलो, signing off now.